अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगन के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। आज नाज़रीन हम सूफ़े कराम के शहर मुल्तान के अंदर मौजूद हैं और आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है सी सेक्शन, उसकी ज़रूरत और किन सूरतों में हमें सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बारे में बहुत सारे जो हैं वो गलतफ़हमियाँ, मैं तो ये कहूँगा कि अवाम के ज़हनों में होती हैं कि शायद ये दानिस्ता तौर पर सी सेक्शन कर दिया जाता है। तो उन्हीं जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने रखेंगे कि सी सेक्शन के मतलब जो साइंसी उसकी बुनियाद है वो क्या होती है, कब ज़रूरी हो जाता है माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए, उसकी सेहत सलामती के लिए। और इस मौजू पे डिस्कशन के लिए हमने जिन एक्सपर्ट को दावत दी है वो है डॉक्टर शाइस्ता तारिक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल मुल्तान। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही रही होती हैं, हाँ जी। ठीक है? तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अगर 100 ख़वातीन आती हैं प्रेग्नेंट होकर तो उसमें से कितने परसेंट ऐसी होती हैं कि जिनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और कितने परसेंट वो हैं कि जिसमें कोई ना कोई बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इस नाज़ुक मौज़ू के ऊपर बात करने की है आपने, और बहुत अच्छा टॉपिक मतलब सेलेक्ट किया कि आजकल जितना ज़्यादा सिज़ेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में ओवरऑल, बहुत दुनिया में भी हुआ है लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ही हो गया। तो कॉम्प्लिकेशंस ये है कि आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अपने हाथ में नहीं होती, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के अलावा भी, वैसे भी देखें और पाकिस्तान में भी देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स ये है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं रिस्क फैक्टर्स के साथ। 15% वैसे तो आपके पास कोई डाटा नहीं है कि आप मतलब किसी चीज़ के बारे में बात कर सकें, लेकिन ये है लेकिन जो एक मोहताद अंदाजे इंटरनेशनली के भी मुताबिक बता एक दीजिए। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 15% जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लोबली तो 15% है, लेकिन पाकिस्तान में इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स के साथ है, जैसे बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्लड प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं, खून की कमी के साथ ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा आंवल फटने के जो होते हैं, एब्रप्शियो प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं, उसके साथ बहुत सारी आती हैं। आंवल आगे होने का सिलसिला होता है, उसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो इनकी काफ़ी परसेंटेजेस जो हैं वो मिलके कॉम्प्लिकेशंस बना देती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें सिज़ेरियन सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये इंडिकेटेड होता है। इसकी वजूहात 90% वजूहात जो हैं वो आंवल की होती हैं, बच्चे की भी हो सकती हैं और माँ की भी हो सकती हैं। माँ की यही है कि ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, या उसको कोई दिल की तकलीफ़ है, या किसी किस्म का और कोई खून जी की ठीक है, कमी वो की आगे वजह से हम चल के प्रॉब्लम्स हैं। डिस्कस हाँ करते हैं जी, इस तफसील से वजह से कि होती हैं। कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना जी, के ऊपर जी। हमें ज़रूरत पड़ती है, उससे फिर रिस्क चाहे वो फैक्टर बच्चे से आते हैं, रिलेटेड हो या माँ से रिलेटेड हो, जिसकी या आंवल बुनियाद से पे रिलेटेड। हमें ये फैसला करना पड़ता है कि जनाब इस खातून के अंदर हमें सी सेक्शन जी, जी। करना पड़ेगा। हाँ अच्छा जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो कितनी टाइप का सी सेक्शन होता है, नाज़रीन की नॉलेज के लिए ज़रा बताइएगा। देखिए, सिज़ेरियन सेक्शन जो है वो उसको कैटेगराइज़ अगर आप करें तो वो इमरजेंसी भी हो सकता है और इलेक्टिव भी हो सकता है। इलेक्टिव सिज़ेरियन सेक्शन वो होता है जिसमें आपको मतलब किसी किस्म की कोई इमरजेंसी, माँ और बच्चे के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने खुद प्लान करना है, यानी कि पेशेंट और ठीक डॉक्टर है? बाहमी रजामंदी से रज़ामंदी से आप प्लान करते करें। हैं कि जी जैसे फ़लाँ दिन आपका सी फॉर सेक्शन हो एग्ज़ाम्पल कि जाएगा। आपका एक ऑपरेशन हुआ हुआ है या 2 ऑपरेशन हुए हुए हैं, और माँ को भी पता है कि मेरा ऑपरेशन होना है, और डॉक्टर ने भी प्लान करना है और उसकी टीम ने भी प्लान करना है। तो उसके मुताबिक वो है एक इलेक्टिव सिज़ेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन जो है उसको हम अगर 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो कैटेगरी नंबर 1 है कि बहुत इमरजेंसी है, आंवल फट चुकी है, माँ को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, बहुत इमरजेंसी है, तो ये कैटेगरी नंबर 1 में आ जाता है। अच्छा, कैटेगरी नंबर 1 में माँ और बच्चा दोनों की जो दोनों की जान है कॉम्प्लिकेशन है, हाँ वो जी, एट स्टेक है। वो एट स्टेक है और इमरजेंसी फ़ौरन ऑपरेट करना है, तो ओके, इमरजेंसी कैटेगरी नंबर 1 कहलाती जी है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 2, जिसमें आपको माँ और बच्चे की जान को ख़तरा तो है, लेकिन आप किसी टाइम पे प्लान कर सकते हैं उसको। जैसे अब एक पेशेंट है, लेबर में है, उसको फेयर प्रोग्रेस ऑफ लेबर है या उसकी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, इसमें माँ और बच्चे की जान को ख़तरा तो है, लेकिन आप उसको प्लान कर सकते हैं। घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप प्रोग्रेस देखने के बाद, जहाँ बच्चे को दिल की धड़कन जाने का ख़तरा हो या माँ को कोई मसला हो, तो आप प्लान कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो आपकी टीम ने खुद प्लान करनी है, माँ को भी और बच्चे को भी नुकसान कोई नहीं है, आपने अपनी टीम के अकॉर्डिंगली प्लान करना है। और चौथी वही इलेक्टिव आ जाती है जिसमें पेशेंट को भी पता है और उसकी टीम, डॉक्टर की टीम को भी पता है कि उन्होंने इलेक्टिवली सिज़ेरियन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ग्लोबल रेशो है पूरी दुनिया में, अगर हम हम्म। तनासब देखें कि 100 अगर प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो जी, उसमें से जी।
कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ जी। और कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जिसमें सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये पूरी दुनिया में क्या रेशो है और पाकिस्तान में ये तनासब क्या है? अच्छा, पूरी दुनिया में अगर आप रेशो देखें 21% ऑलमोस्ट जो है वो ग्लोबल रेशो है कि सिजेरियन सेक्शन का रेट ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी भी 78% नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, 22% रेशो ज़्यादा है। लेकिन इंटेंडेड जो WHO का रिकमेंडेड क्राइटेरिया था वो 15% था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी भी हम बहुत आगे चले गए हैं, 22% रेट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान में इस वक्त 22% रेट है अभी सिजेरियन और काफ़ी सेक्शन का, हाई जो साइड के काफ़ी ऊपर है ये। हायर साइड के ऊपर है, और 78% जो हैं वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं उन वजूहात की तरफ हाँ कि जी। क्या ऐसी टेक्निकल वजूहात बच्चे में होती हैं हम्म, या मदर में होती हैं कि जिसमें आपको फिर फैसला करना होता है कि जनाब अब इमरजेंसी सी सेक्शन ही करना हाँ पड़ेगा जी। हमें। सही। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ माँ से रिलेटेड हैं, जैसे माँ के मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, कुछ बच्चे से रिलेटेड हैं जिसमें बच्चे के प्रॉब्लम्स हो जी सकते जी। हैं, कुछ आंवल से रिलेटेड हैं। अब माँ में 4-5 डिसऑर्डर्स इस तरह के हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा, जो कि दौरों की सूरत में माँ में ज़ाहिर हो सकता है। इसके अलावा उसमें कार्डियक कोई इश्यूज़ हैं, जैसे दिल की बीमारियाँ, दिल की तकलीफ़ हैं, कुछ को बचपन से होती हैं, कुछ को टाइम पे हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो शुगर से रिलेटेड हैं, शुगर कॉम्प्लिकेटेड शुगर के साथ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ, तो उसमें हो जाती हैं, कोई रीनल डिजीज़ के साथ हैं, किसी किस्म का, और कोई ये अनीमिया है, अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ें माँ के साथ हैं, बच्चे के साथ भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम, जैसे बच्चे की जान को ख़तरा है, पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, फ़ौरी तौर पे बच्चे के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे में कोई किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी, हाइड्रोकेफलस, जैसे सर में पानी का भरना है, वो बच्चा नीचे से नहीं डिलीवर हो सकता, वो उसमें आ जाती है, तो फिर आप उसमें भी नॉर्मल नहीं कर सकते, आप सिज़ेरियन ही करेंगे। आंवल का आगे होना, जो प्लेसेंटा प्रीविया जो आजकल हम फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा, वो ज़्यादा वो बड़ी बहुत रीज़न बन ज़्यादा रही है। डेंजरस है। उसमें ये है कि आंवल आगे होती है, माँ और बच्चे दोनों की जान को ही ख़तरा होता है। उसमें आंवल जो है वो बच्चेदानी के साथ जुड़ जाती है। अब जब वो जुड़ जाती है तो फिर प्रॉब्लम करती है, जिसमें 3 कैटेगरीज़ है, एक्रीटा है, इनक्रीटा है और परक्रीटा है। वो जानलेवा साबित होती है माँ के लिए भी शायद, और बच्चे के लिए, तो माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आंवल की वजूहात हैं जिसमें डेफ़िनेटली आपको सिज़ेरियन करना ही करना है, माँ की जान को बचाने के लिए, बच्चे की जान को बचाने के लिए। तो ये कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, माँ की जान पे भी और बच्चे की जान पे भी, तो आपको नॉर्मल सिज़ेरियन करना ही करना है हर सूरत, इन कंडीशंस में। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा हाँ जी। नाज़रीन की नॉलेज के लिए ज़रा ये भी बता दीजिए कि अव्वल होती क्या चीज़ है, ताकि लोगों को ज़रा क्लैरिटी हो अच्छा, इस बारे में। आंवल ये है कि आम रूटीन में हम एक आंवल नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कह देते हैं, जो खुराक की नालियाँ होती हैं, जो पूरा एक जिस खुराक का ट्यूब से। अमला होता है, जिस ट्यूब, एक तो ट्यूब होती है, ट्यूब के साथ एक पूरा आंवल का एक टुकड़ा वो होता है कि छोटे छोटे, पूरा प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, जिससे खुराक जाके बच्चे के बच्चेदानी के ऊपर अटैच होता है, और वो खून जो है वो माँ से प्रोवाइड होता है बच्चे में नालियों के ज़रिए, उसको आंवल कहते हैं। ठीक है, अब आंवल क्या है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी आते हैं, उससे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं, और सेहतमंद हमल के लिए उस आंवल का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, उस आंवल का ठीक तरीके से काम करना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे को सही तरीके से खुराक पहुंच सके। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो बड़े शहर हैं, मतलब मुल्तान माशाल्लाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ आप वाबस्ता हैं, तो यहाँ पर तो एक ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई हुई है कि रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स के लिए दौरान हमल जो खातून चेकअप के लिए आती हैं, रेगुलरली आ जाती हैं। लेकिन अगर हम मुल्तान के मज़ाफ़ात देखें या पाकिस्तान के दूसरे जो इलाके हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, वहाँ पर अभी भी डॉक्टर साहब वही रिवाज चल रहा है कि एक दाई होती है एक गांव की, और वो उसकी डोमेन उसने रखी होती है, और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट, एक भी एंटीनेटल विज़िट नहीं हो पाता। तो इस सिनेरियो में कौन कौन सी फिर कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि जब उसके, और वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जनाब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तब जाना है जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, जब बच्चे की विलादत ना हो रही हो, तो तब उनका फ़लसफ़ा ये होता है कि जी डॉक्टर की ज़रूरत पड़नी है जब डिलीवरी समहाउ नहीं हो पा रही है। सही। इस ट्रेंड को आप कैसा देखती हैं और कितना डेंजरस हो सकता है? अच्छा, देखिए, अभी मुल्तान में जैसे आप कह रहे हैं कि उसका मज़ाफ़ाती इलाके भी हैं, और मुल्तान में नो डाउट लिटरेसी रेट तो है, मतलब पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी आबादी आती है वो बहुत ज़्यादा आबादी वो आबादी है जो मज़ाफ़ाती इलाकों से आती है, जी। जिसमें देहात हैं, कस्बे हैं। फिर उसके बाद उन लोगों का इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा LHVs के साथ, ट्रेन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के साथ, इनके साथ ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है।
तो और वो ऐसे रिमोट इलाके भी हैं कि वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो इशूज़ है वो रसाई बहुत नहीं कम है। है, हाँ जी। बहुत कम है, पहुँच ही नहीं है कुछ लोगों की। जी। अनमेट नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नहीं पता कि बच्चे कैसे रोकने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब वो पहुँचते हैं, वो किस तरह से पहुँचते हैं, एलएचवीज़ और ट्रेन्ड ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के साथ उनका होता है। एक तो उनकी डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होती, पेशेंट्स की हिस्ट्री जो है वो उन तक सही नहीं है। फिर उसके बाद उनका जो मिस डायग्नोसिस है कि बहुत देर तक जब काम कंप्लीट ख़राब हो चुका होता है, उसके बाद वो डॉक्टर को सीक करने के लिए वो फौरी तौर पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जितना टाइम अर्ली पहुंचना चाहिए वो उतना अर्ली नहीं पहुंच पाते। ये शायद आप ट्रांसपोर्ट का इशू भी कह लें, शायद आप लैक ऑफ अवेयरनेस भी कह लें, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन भी कह लें। तो बहुत डिटेल में अगर आप देखें तो उसमें आप ये देखें कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो एलएचवीज़ उस वक्त मतलब डिक्लेयर करती हैं कि जब बिल्कुल माँ और बच्चे की जान को ख़तरा होता है। जैसे अब पानी हमारे सर से पास गुजरने वाला हाँ होता है जी, एंड उस स्टेज के ऊपर जी। फिर आपकी तरफ रेफर होते अब हैं पेशेंट। थोड़ा-सा हमारे पास थोड़ा-सा आसानी इस लिहाज से हुई है कि रेफ़रल सेंटर्स जब से बने हैं, उस वक़्त से आसानी हुई है कि थोड़ा-सा अर्ली रेफ़रल होता है तो हम माँ और बच्चे की जान बचा सकते हैं। वो बहुत जल्दी कुछ पहुँचते हैं, तो कुछ बच्चों का तो मतलब हम ये नहीं कहते कि हाँ, लेकिन माँ की कुछ सेफ़्टी हो जाती है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टपार्टम हेमरेज है, इसके ऊपर हम आजकल बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि खून बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। जब वो माँ और बच्चे की वजह से प्रॉब्लम आता है तो बच्चा तो सफ़र कर चुका होता है, माँ भी सफ़र कर चुकी होती है। उस वक़्त तक इतना खून बह चुका होता है, डिलीवरी के फ़ौरन बाद जब डिलीवरी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल एलएचवी से कंट्रोल नहीं हुआ और या ट्रेन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट से कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसके बाद वो जब पहुँचती है उस वक़्त तक पहुँचते इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है कि उसके बाद फिर आपके पास ये नहीं होता कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तो करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तो डेफ़िनेटली करते हैं, लेकिन उसके ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं। फिर वो माँ के लिए भी मुश्किल है, उसके किडनी सफ़र कर चुके होते हैं, उसका हार्ट सफ़र कर चुका होता है। तो वो डिले जो है ना, दरमियान का डिले, वो पेशेंट के लिए भी जानलेवा साबित होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया जो LHVs हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, वो गवर्नमेंट की ट्रेंड भी होती हैं हाँ। और बर्थ असिस्टेंट्स भी गवर्नमेंट के इदारों से तरबियत याफ्ता होते हैं। देखिए, उनको तो उनके निसाब का हिस्सा होता होगा कि आपकी डोमेन कहाँ तक है और किस स्टेज के ऊपर जाकर रेड फ्लैग्स उनको बताए जाते होंगे हाँ जी, कि जनाब ये पेशेंट के अंदर अलामात हों तो फिर आपने फ़ौरन रेफ़र कर देना है। जी, जी, ये तो बात होगी ट्रेंड लोगों की जो सरकारी तौर पर ट्रेंड है। ट्रेंड है। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि क्वैकरी हम अभी तक जी, जी। अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं कर सके। अताई आपको मुल्तान में भी मिल जाएंगे जिनके हाँ पास जी। डिग्री नहीं होगी मेडिसिन के, और वो हुँ, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी तरह का मामला होगा लेडी हेल्थ विजिटर्स का भी और बर्थ असिस्टेंट्स का भी, कि वो ट्रेन भी नहीं होते होंगे। जी, जी। और LHVs भी वो इसी तरह ही होता है कि जिस तरह दाइयाँ होती हैं हुँ, जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती। जी, जी। तो वो कौन कौन सी ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक्स कर देती हैं जो कि बच्चे या माँ, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। देखिए, आजकल रेड फ्लैग तो ये है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है वजाइनल डिलीवरी। रेड फ्लैग वो साइन है जहाँ पे आपने वजाइनल डिलीवरी को प्रेफ़र नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ऑपरेशन एक पेशेंट के हुए हुए हैं, 4 ऑपरेशन एक पेशेंट के हुए हुए हैं और आप उसको नॉर्मल डिलीवरी कराने का मशवरा दे रहे हैं। प आजकल हमारे पास जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है एलएचवीज़ की वजह से या दाई हैंडल्ड की वजह से कि प्रीवियस 1 एक ऑपरेशन हुआ हुआ होता है। बच्चे का पता भी होता है आपको कि भई पहले एक ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी का मशवरा दिया जाता है कि जी 2 ऑपरेशन अगर हुए हुए हैं तो क्या है, नॉर्मल भी हो जाएगा। तो उसमें फिर ये होता है कि बच्चेदानी फट जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पेन्स आई, उन्होंने गलत इंजेक्शन भी लगा दी, इंजेक्शन की डोज़ बहुत ज़्यादा दे दी, जो कि एक कंट्रोल डोज़ डॉक्टर दे सकता है, वो ट्रेन ट्रेडिशनल को तो नहीं पता इतना ज़्यादा। तो वो एक्सेसिव डोज़ दी, उससे कंट्रैक्शंस वगैरह शुरू हुई, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस आने के साथ, दर्दें आने के साथ वो जगह फट गई, कि हालाँकि पहले एक ऑपरेशन डॉक्टर के पास ही हुआ हुआ है। तो आप उसको अर्ली रेफ़र करें, अर्ली बताएँ और अर्ली। कुछ चीज़ें ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं कि उसमें आपने वजाइनल डिलीवरी नहीं करनी। जैसे हमने अभी बात की प्लेसेंटा प्रीविया है, उसमें आपने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी। प्लेसेंटल एब्रप्शन या आंवल का फटना है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम, और ऑपरेशंस भी हैं तो उसमें ऑपरेशन से ही बच्चेदानी को और माँ को सेव किया जा सकता है। इसके अलावा जो पहले 2-3 ऑपरेशन हुए हैं उसमें पेशेंट को बताएं कि जी जल्दी इसको प्लान्ड सर्जरी की ज़रूरत है, उसमें मतलब हमें करना चाहिए। तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं, ये हर एक को बताए जाते हैं, जो भी इस फील्ड से वाबस्ता है उसको सब कुछ बताया जाता है। उनकी अपनी लैंग्वेजेस में भी उनके उर्दू के पम्फलेट्स बने हुए हैं। तो इन साइंस को ज़रूर, ये डेंजर साइंस है, इनको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि एक खातून की प्रेगनेंसी चल रही है, ट्विन्स हैं, हाँ जी। तो ट्विन्स में क्या सी सेक्शन का इम्कान बढ़ जाता है एक नॉर्मल सिंगल
प्रेगनेंसी से अगर हम कंपेयर करें तो? हाँ जी, कुछ जैसे ट्विन प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं, जैसे नॉर्मली बच्चे सीधे रास्ते से जो पैदा होते हैं वो सर नीचे होता है, ठीक है, तो वो बच्चे सीधे रास्ते पैदा होते हैं, जैसे सिंगल प्रेगनेंसी में पैदा होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, उनकी दोनों की प्रेजेंटेशन जो है वो नीचे हर सर का साइज़ नीचे है, तो सर जब नीचे होता है उसमें इम्कानात होते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी जैसे होती है या ट्रिपलेट्स होती है या नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, तो उनके साथ कोई एसोसिएटेड पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। उसमें बिल्कुल फिर आप ठीक है। देखें तो सिज़ेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाता है, या एक बच्चा उल्टा एक बच्चा सीधा है, 3 बच्चे हैं तो एक ट्रांसवर्स है, टेढ़ा है, टेढ़ा पड़ा हुआ है, कोई सीधा पड़ा हुआ है, तो उस हवाले से देखें तो भी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती हैं। कॉर्ड जो होती है वो जो इनको खुराक पहुंचा रही होती है उसकी एंटेंगलमेंट भी हो रही होती है, तो उससे उलझ फिर जाती है वो एक दूसरे के उलझ साथ। जाती हैं वो एक दूसरे के साथ, तो उसमें आप देखें तो सिज़ेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस का रेट भी बढ़ने का ख़तरा होता है, तो इसलिए आप सेफ साइड के ऊपर रहते हुए सिज़ेरियन सेक्शन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि हमारे मुल्क के 2 बड़े जो मेजर मसले हैं, सबको पता है वो, हाँ जी, कि एक तो नाख़वानदगी है, हाँ यहाँ जी, पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत कम है। और दूसरा है गुर्बत। सबसे बड़े 2 क्रिटिकल मसले इस मुल्क में यही हैं। अब वो जहालत कह लें या कम फहमी कह लें, कि ख़ास तौर पर जो गांव देहात हैं वहाँ पर अभी भी ये रिवाज है कि जनाब प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते के ऊपर लाजमन बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। हाँ जी। तो इस ट्रेंड को आप कैसा देखती हैं? देखिए फिर वही बात है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लिटरेसी के साथ हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप ख़्वानदगी का शरह बढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा आपका मुआशरा जो है वो तरक्की भी करता है, जी, ठीक इसी है? तरह। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास 90% लोगों की जो देहात में रहने वाली आबादी है ना, वो ऐसे काम मतलब बहुत ज़्यादा करती है। उनको यही पता है कि 36 हफ़्ते कंप्लीट हों, तो ये नॉर्मल से ज़्यादा। अब वो ये 36 हफ़्ते करते-करते अपनी दाई को भी यही बताती हैं, एलएचवीज़ को भी यही बताती हैं, और डॉक्टर तक जाते-जाते भी अपने फ़ैसले को इम्पोज़ करती हैं, ठीक है? यहाँ आके आपका थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है शुरू, जब आपके और इसकी डिलीवरी कैलकुलेशन ठीक कर रही होती हैं वो 36 नहीं, हफ्ते की? वो मुझे तो अपने ये भी हिसाब डाउट से है। महीनों के हिसाब से चल रही होती हैं, हाँ, जबकि एक डॉक्टर अपने अल्ट्रासाउंड के हिसाब से भी चलता है, आपको एग्ज़ैक्टली। एंटीनेटल विज़िट्स के बारे में बताता है। अर्ली बुकिंग करें, अर्ली डॉक्टर के पास जाएँ और उससे अर्ली पेचीदगी के बारे में पूछें, तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल से बचत हो सकती है। तो वो फिर कैलकुलेशंस अपने महीनों के हिसाब से करती हैं, जबकि एक डॉक्टर के साथ अगर आप अटैच हो जाएँगे या एलएचई के साथ आप अटैच हो जाएँगे, तो वो आपको हफ़्तों के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं कि हफ़्तों के हिसाब से 240 दिन होते हैं, और 9 महीने 7 दिन मतलब कहते हैं कि हम 40 वीक्स, तो 40 वीक्स के हिसाब से देखें तो 40 वीक्स बनते हैं। तो 36 हफ्ते पे 9वां महीना शुरू होता है और वो 36 हफ्ते पे वो 9वां महीना ख़त्म कर ख़त्म हो चुकी रहा होती होता हैं, है। लेकिन ठीक है? यहीं तो पर उनकी कैलकुलेशंस वहीं ख़राब हो एग्ज़ैक्टली जाती मैं हैं, इसी मसला पॉइंट पे ये है। आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, हाँ जी। कि वो जो एक इलिटरेट बंदा जो कैलकुलेशन करेगा जी, वो जी। तो एक नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कैलकुलेट करेगा ना, जी, जी। लेकिन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो टेक्निकल तरीके से कैलकुलेट कर रही हैं कि हाँ एग्जैक्ट जी। इस वक्त एज कितनी है प्रेगनेंसी नहीं, हमारे की। पास सर्टेन फार्मूलाज़ हैं कि हम जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करते हैं, नेगेलिस रूल के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। फिर कुछ लोग चाँद के हिसाब से, ल्यूनर मंथ्स के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें 14 डेज़, हम तो 9 मंथ्स प्लस 14 डेज़ के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। ये लोग सिर्फ़ चाँद के हिसाब से कि ये चाँद चढ़ा है और अगला चाँद ख़त्म है तो 36 हफ़्ते पूरे हैं। इसलिए ये जो है 36 हफ़्ते, इनको हफ़्तों का पता तो चल गया, लेकिन इनको बच्चे की मैच्योरिटी के बारे में नहीं पता कि 37 वीक्स पे बच्चा मैच्योर होता है और उसका यहाँ पे 9वां महीना कंप्लीट होने के, 9वें महीने के कोई 10-12 दिन ऊपर भी होते हैं। वो चीज़ इनको अभी तक फ़िलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन इनके अब निसाब में पढ़ाया जा रहा है। जो एलएचवीज़ का भी निसाब है और जो टीबीएज़ का भी निसाब है, उसमें कुछ बताई जाती हैं बातें जो इनके फ़ील्ड से रिलेटेड हैं। तो उस हिसाब से फिर ये आगे चलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें हुँ। बच्चे की पैदाइश नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हुई, हुँ, हुँ। उसमें आइडियल गैप 2 प्रेगनेंसीज़ में कितना होना चाहिए? और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि एक खातून में सी सेक्शन हुआ है हुँ। और उसको अगली प्रेगनेंसी कितने गैप के साथ प्लान करनी चाहिए? अच्छा, बदकिस्मती के साथ हमारे जो सोसाइटियल वो एरिया है उसमें आप देखें कि बच्चों में गैप की शरह बहुत कम है, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि हमें थोड़ी सी कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर तवज्जो देनी है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बच्चे बच्चे बुरे नहीं होते, उनके एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान में वक्फा स्पेसिंग बहुत जो है। ज़रूरी है, हेल्दी टाइम एंड स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हेल्दी टाइम एंड स्पेसिंग आप देखें तो 18 महीनों से लेके 23 महीनों तक, यानी कि आप देखें कि 2 साल का वक्फा
बहुत करें तो आप 3 साल का वक्फा, दूध पिलाने वाली माएँ पौने 2 साल, पौने 3 साल इस तो तरह के हमारे वक्फे कुरान करती मजीद में हैं। भी लिखा हुआ ये है कि कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, 2 ठीक साल है? तक दूध पिलाएंगे। जी। देखिए कितना एक फलसफा है लड़के उसके की अंदर। मुद्दत है, लड़की हाँ की जी, मुद्दत है, कुरान पाक ने तो बहुत चीज़ें स्पेसिफ़ाई कर दी हैं, एग्जैक्टली। ठीक है? तो और लेकिन देखिए ये उसकी है, कितनी साइंटिफिक उसके बहुत फ़ायदे रीजनिंग हैं, है, आप उसके ये बहुत देखिए। फ़ायदे हैं। देखिए अब आपके इस ये सवाल चीज़ें का तो अब जवाब प्रूव हो इसी रही में है है, ना, अब और प्रूव ये हो रही चीज़ें हैं। 1500 साल पहले लिखी हुई थी जी। उसमें। अच्छा, फिर ये है कि अब जैसे अब आप पूछ रहे हैं कि एक सिज़ेरियन के बाद एक गैप कितना होना चाहिए? असूली तौर पर तो हेल्दी टाइम एंड स्पेसिंग ही आपको बचा लेती है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पहला ऑपरेशन हो गया और वो उल्टा होने की वजह से हुआ था, बच्चे के उल्टा होने की वजह से हुआ था, और अब दूसरा बच्चा होने वाला है और उसमें इतना टाइम स्पेस हो गया है कि 3 साल का गैप आ गया है या 2 साल का गैप आ गया है, ज़्यादा गैप होगा बहुत अच्छा होगा कि वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी पेशेंट, तो उसमें नॉर्मल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो 3 साल हो, 2 साल हो, ये हमारे लिए रिकमेंडेड, आइडियली बहुत अच्छे रिकमेंडेड हैं। लेकिन अगर मतलब यानी कि आप जल्दी एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा दूध पिलाने के दौरान उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन ना की और सेकंड प्रेगनेंसी भी हो गई, कंसेप्शन हो गई, फिर देखें 5-6 महीने के गैप के साथ जब आप सेकंड प्रेगनेंसी को आगे लेके चलते हैं, तो जिस वक़्त आपका पिछला बच्चा 1 साल सवा साल का होगा, उस वक़्त आपका दूसरा बच्चा दुनिया में आ चुका अब होगा, देखिए तो ना, आप उस अल्टीमेटली वो बेचारे की ऑपरेशन से सही तरह आएगा। परवरिश नहीं माँ कर पा रही। ना उसको दूध पिला सकती है, ना उसको वक़्त दे सकती है, अगली प्रेगनेंसी को ठीक तरीके से आगे लेकर नहीं चल सकती, उसपे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन के अलावा उसका तमाम वो फिर मॉर्निंग सिकनेस है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के मसले मसाइल हैं, और फिर थर्ड में तो वो जब बहुत ज़्यादा हेल्दी उसके साथ चल रही है, तो इतनी बड़ी टमी के साथ आपको गुजारा करना और फिर बच्चे को भी साथ लेके चलना, सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें टाइम स्पेसिंग बहुत मैटर करती है। 23 मंथ्स या 24 मंथ्स, 2 साल तो बहुत आइडियल हैं, अगर इससे भी आगे हो जाएँ तो बहुत अच्छे हैं, ये मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जी, बढ़ जी। रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर जो ख़वातीन प्रोग्राम को देख रही हैं, हुँ, हुँ। तो उनके लिए एंटीनेटल विज़िट की अहमियत हुँ, हुँ। और सी सेक्शन के ऊपर आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, एंटीनेटल विज़िट जो है वो एक ऐसा विज़िट होता है, आप मतलब बखूबी जानते हैं कि आजकल वैसे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई है, मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है। तो उसमें ये करना चाहिए कि पहले आप अपनी अर्ली बुकिंग कराएँ। एज़ एंड व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, तो अर्ली बुकिंग बहुत ज़रूरी है। अर्ली बुकिंग का मकसद ये होता है कि आप डॉक्टर से इन टच हो जाते हैं, ठीक है? तो अर्ली बुकिंग कराएँ, अपनी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को देखें कि अपनी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रखें, और इसके अलावा हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखें, पानी बहुत अच्छा पीते रहें, लिक्विड चीज़ें बहुत अच्छे लेते रहें, ठीक है? इसके अलावा आप साथ-साथ थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, जो आजकल मैं नोट करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में भी, मतलब हम देखते हैं कि लेज़ीनेस है, बैठी हैं, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी प्रेगनेंसी हो गई है तो बस अब कोई काम नहीं करना, ठीक है? उसमें थोड़ा बहुत अपनी वर्किंग एबिलिटीज़ जो हैं वो अपनी जारी रखें। देन उसके बाद आपका जो है कि आजकल एक वेप का सीज़न बहुत ज़्यादा चला हुआ है, लोगों ने टोबैको स्मोकिंग इस वेप की सूरत में करनी शुरू कर दी है, जो कि बहुत हाई ख़वातीन भी मतलब करती हैं, जो अपर सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, तो वो प्रेगनेंसी में भी वेप का और इन चीज़ों की स्मोकिंग का बहुत है। तो ऐसी हार्मफुल चीज़ों से अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप हार्मफुल चीज़ों से अवॉइड करें। अच्छी बेटर न्यूट्रिशन लें, गुड डाइट लें, अपने डॉक्टर को जल्दी अर्ली बुकिंग विज़िट करें, ठीक है? और प्रॉपर एंटीनेटल केयर, जैसे-जैसे आपकी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से, या नॉर्मल प्रेगनेंसी है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या मीडियम रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके साथ-साथ आप अपने डॉक्टर को प्रॉपर विज़िट करें, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है। फ्रीक्वेंट विज़िट मैं नहीं कहती, लेकिन रेगुलर एंटीनेटल चेकअप जब आपको एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों के साथ आगे चलते हैं तो आपके रिस्क फैक्टर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको सिज़ेरियन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए आप बहुत फ्रीक्वेंट विज़िट्स ना करें, लेकिन जब आपका डॉक्टर बताए आपको कि आपने इस साइड पे विज़िट, क्योंकि देखिए वो आपके साथ एक प्रॉपर इन टच में रहेगा। तो जब आपका डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर रहा है, तो आप उस डेट पे आप विज़िट ज़रूर करें। हो सकता है कोई माँ का प्रॉब्लम हो, कोई बच्चे का मसला हो, कोई पानी का अंदर कोई इशू हो, तो वो डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आपने कब विज़िट करना है। तो ये एंटीनेटल चेकअप्स में आपका ये बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपके साथ, मतलब पेशेंट को भी हेल्पफुल होती हैं। जी नाज़रीन, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर शाइस्ता तारिक का, कि उन्होंने इतनी अच्छी और मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई। और वो जो एक तासुर आवाम के जहन में आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं बिला ज़रूरत भी सी सेक्शन कर देती हैं, तो आप देखें कितनी ढेरों वजूहात होती हैं माँ के जिस्म के अंदर, और जो परवरिश पाने वाला बच्चा है उसके अंदर भी कई वजूहात ऐसी बन जाती हैं, और दोनों में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
जिसकी बुनियाद पर माँ और बच्चे के बेहतर मुफाद में, उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए ये फ़ैसला करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जनाब पेशेंट का सी सेक्शन किया जाए। तो अपने जो क्वालिफ़ाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमेशा उनको उनसे कंसल्ट करें और उनकी जो राय है उसको हमेशा आपने वेटेज देनी है। खुद से फ़ैसले नहीं करने। डॉक्टर इज़ द इज़ द गार्डियन ऑफ़ योर हेल्थ और आपकी सेहत का मुहाफ़िज़ है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।